तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी होगा और स्टेट्स भी होगा जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, कम्युनिकेशन। और जो रिमेनिंग पावर्स होगा, रेसिडुअरी पावर्स होगा, वो मिलेगा प्रोविंसेस और स्टेट्स को। तो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग एक यूनियन ऑफ इंडिया होगा जिसमें ब्रिटिश इंडिया भी होगा और स्टेट्स भी होगा जिनके पास ज्यूरिसडिक्शन होगा ओवर द सब्जेक्ट्स ऑफ फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन। और जो रेसिडुअरी पावर्स होगा, रिमेनिंग पावर्स होगा, वो मिलेगा प्रोविंसेस को और स्टेट्स को। जो कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो यूनियन होगा उसका एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक लेजिस्लेचर होगा जो कंसिस्ट करेगा रिप्रेजेंटेटिव्स प्रोविंसेस का और स्टेट्स का। कैबिनेट मिशन प्लान के अकॉर्डिंग जो यूनियन होगा उसका एक एग्जीक्यूटिव होगा और एक लेजिस्लेचर होगा जो कंसिस्ट करेगा रिप्रेजेंटेटिव प्रोविंसेस का और स्टेट्स का। तो कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया है कि कोई भी डिसीज़न जिसमें एक मेजर कम्युनल इशू इन्वॉल्व होगा लेजिस्लेचर में, उसके लिए एक मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए होगा रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑफ 2 मेजर कम्युनिटीज़ जो प्रेजेंट हैं, और वोटिंग चाहिए होगा और मेजॉरिटी चाहिए होगा मेंबर्स जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग चाहिए होगा। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया है कोई भी डिसीज़न जिसमें एक मेजर कम्युनल इशू इन्वॉल्व होगा लेजिस्लेचर में, उसके लिए एक मेजॉरिटी सपोर्ट चाहिए होगा रिप्रेजेंटेटिव्स का ऑफ ईच ऑफ द 2 मेजर कम्युनिटीज़ जो प्रेजेंट होंगे, और वोटिंग चाहिए होगा एज वेल एज मेजॉरिटी चाहिए होगा मेंबर्स का जो प्रेजेंट हैं और वोटिंग चाहिए होगा। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया है कि जो प्रोविंसेस होगा वो ग्रुप्स फॉर्म कर सकते हैं एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ, और हर एक ग्रुप कैपेबल होगा टू डिटरमाइन द प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया है कि जो प्रोविंसेस होगा वो ग्रुप्स फॉर्म कर सकता है एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के साथ, और ईच ग्रुप जो होगा वो कैपेबल होगा प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स को डिटरमाइन करने में। द माउंटबेटन प्लान जो प्लान है माउंटबेटन प्लान में कहा गया है कि जो प्लान होगा ट्रांसफ़र ऑफ पावर का इंडियंस को और पार्टीशन ऑफ द कंट्री को, वो माउंटबेटन प्लान में बताया गया है। माउंटबेटन प्लान जो है उसको एक फॉर्मल शेप दिया गया है एक स्टेटमेंट के द्वारा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया था 3 जून 1947 को। द माउंटबेटन प्लान जो प्लान है ट्रांसफ़र ऑफ पावर का इंडियंस को और पार्टीशन ऑफ द कंट्री को, वो बताया गया है माउंटबेटन प्लान में। माउंटबेटन प्लान जो है उसको एक फॉर्मल शेप दिया गया है एक स्टेटमेंट के द्वारा जो दिया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा 3 जून 1947 को। तो द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इस एक्ट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को में कुछ सुधार किया गया था।
बाई अडेप्टेशन ऑर्डर्स, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, ताकि एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया जा सके, ताकि बाद में एक फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को बनाया जा सके। द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, इस एक्ट में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का, उसमें कुछ सुधार किया गया था बाय द अडेप्टेशन ऑर्डर्स, इंडिया में भी और पाकिस्तान में भी, ताकि एक इंटरिम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को सेट किया जा सके, ताकि बाद में फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री को बनाया जा सके। इंटरिम गवर्नमेंट September 2, 1946 as per the proposal of cabinet mission in 1945। तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाया गया 2 सितंबर 1946 को एज पर दी प्रपोजल ऑफ कैबिनेट मिशन इन 1945, तो जो मेंबर्स थे और उनको कौन सा पोर्टफोलियो दिया गया। पोर्टफोलियो का ये भी मतलब होता है कि एक सीट है, एक केस है जिसमें लूज पेपर्स को रखा जाता है, और पोर्टफोलियो का ये भी मतलब होता है कि एज अ मिनिस्टर और एज अ सेक्रेटरी ऑफ हेड आपको क्या ड्यूटीज़ और क्या पोजीशन मिला है एज अ मिनिस्टर। तो जवाहरलाल नेहरू को मिला वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल और एक्सटर्नल अफेयर्स और कॉमनवेल्थ रिलेशन का ड्यूटी मिला। जवाहरलाल नेहरू जी को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द काउंसिल और एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशंस का ड्यूटी मिला। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को फूड एंड एग्रीकल्चर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार डॉक्टर जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार डॉक्टर जॉन मथाई को इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का ड्यूटीज़ मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार जगजीवन राम को लेबर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार जगजीवन राम को लेबर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार सरदार बलदेव सिंह को डिफेंस का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार CH भभ्भा को वर्क्स, माइंस एंड पावर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार CH भभ्भा को वर्क्स, माइंस और पावर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार लियाकत अली खान को फाइनेंस का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार लियाकत अली खान को फाइनेंस का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार अब्दुर रब निस्तार को पोस्ट्स एंड एयर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार अब्दुर रब निस्तार को पोस्ट्स एंड एयर का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार असफ़ अली को रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार असफ़ अली को रेलवेज़ एंड ट्रांसपोर्ट का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार श्री राजा गोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स का ड्यूटीज़ मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार श्री राजा गोपालचारी को एजुकेशन एंड आर्ट्स का ड्यूटीज़ मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार आई चुंदरीगढ़ को कॉमर्स का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार आई चुंदरीगढ़ को कॉमर्स का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार गंजफर अली खान को हेल्थ का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार गजफर अली खान को हेल्थ का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार जोगिंदर नाथ मंडल को
लॉ का ड्यूटी मिला। इंटरिम गवर्नमेंट के अनुसार जोगिंदर नाथ मंडल को लॉ का ड्यूटी मिला। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947। जवाहरलाल नेहरू जी को क्या मिला? प्राइम मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स एंड कॉमनवेल्थ रिलेशन, साइंटिफिक रिसर्च का ड्यूटी मिला। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के अनुसार सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को क्या मिला? होम, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग का ड्यूटी मिला। स्टेट्स। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कौन सा ड्यूटी मिला? फूड एंड एग्रीकल्चर। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा ड्यूटी मिला? एजुकेशन का, यानी पोर्टफोलियोज हेल्ड। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद को कौन सा ड्यूटी मिला? एजुकेशन का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से डॉक्टर जॉन मथाई को कौन सा ड्यूटी मिला? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से डॉक्टर जॉन मथाई को कौन सा ड्यूटी मिला? रेलवेज एंड ट्रांसपोर्ट। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से आर.के. संगम शेट्टी को कौन सा ड्यूटी मिला? फाइनेंस का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से आर.के. शनमुगम शेट्टी को कौन सा ड्यूटी मिला? फाइनेंस। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कौन सा पोर्टफोलियो मिला? कौन सा ड्यूटी मिला? लॉ का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को कौन सा ड्यूटी मिला? लॉ का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से जगजीवन राम को कौन सा ड्यूटी मिला? लेबर का। जगजीवन राम को कौन सा ड्यूटी मिला? लेबर का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से सरदार बलदेव सिंह को कौन सा ड्यूटी मिला? डिफेंस का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से सरदार बलदेव सिंह को कौन सा ड्यूटी मिला? डिफेंस का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा ड्यूटी मिला? हेल्थ का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से राजकुमारी अमृत कौर को कौन सा ड्यूटी मिला? हेल्थ का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से C.H. भभ्भा को कौन सा ड्यूटी मिला? कॉमर्स का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से C.H. भभ्भा को कौन सा ड्यूटी मिला? कॉमर्स का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से रफ़ी अहमद किदवाई को कौन सा ड्यूटी मिला? कम्युनिकेशन का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से रफ़ी अहमद किदवाई को कौन सा ड्यूटी मिला? कम्युनिकेशन का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा ड्यूटी मिला? इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को कौन सा ड्यूटी मिला? इंडस्ट्रीज़ एंड सप्लाईज़ का। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से V.N. गडगिल को कौन सा ड्यूटी मिला? वर्क, माइंस एंड पावर। फर्स्ट कैबिनेट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया 1947 के हिसाब से V.N. गडगिल को कौन सा ड्यूटी मिला? वर्क, माइंस एंड पावर। 15 अगस्त 1947 से इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहा, इंडिपेंडेंट बन गया। ब्रिटिश क्राउन का जो कंट्रोल था इंडियन स्टेट्स पर और ट्रीटी रिलेशंस पर विद ट्राइबल एरियाज़, वो 15 अगस्त 1947 से ख़त्म हो गया कि अब इंडिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, अब इंडिया इंडिपेंडेंट है। 15 अगस्त 1947 से
इंडिया डिपेंडेंट नहीं रहा, इंडिया इंडिपेंडेंट हो गया। ब्रिटिश क्राउन का जो कंट्रोल था इंडियन स्टेट्स पे और ट्रीटी रिलेशंस पे विद ट्राइबल एरियाज़, वो ख़त्म हो गया स्टेट से। यानी 15 अगस्त 1947 से इंडिया कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट कंट्री बन गया। एक रेफरेंडम पास हुआ 6 जुलाई 1947 को कि सिलहेट असम जो है वो डिसाइड किया है कि वो प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करेगा टू बी अ पार्ट ऑफ न्यू कंट्री पाकिस्तान। एक रेफरेंडम हुआ 6 जुलाई 1947 को कि सिलहेट असम जो है वो डिसाइड किया कि वो प्रोविंस ऑफ ईस्ट बंगाल को ज्वाइन करेगा टू बी अ पार्ट ऑफ न्यू कंट्री पाकिस्तान। तो जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होता था इंडिया का, इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया। ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान इंडिया का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया हुआ करता था, तो इस चीज़ को ख़त्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ऐसा कोई चीज़ नहीं होगा। जो गवर्नर जनरल था और जो गवर्नर्स था उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स अब नहीं रहेगा ऑफ लेजिस्लेशन टू कंप्लीट विथ लेजिस्लेचर। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो गवर्नर जनरल था और गवर्नर्स था उनके पास अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर्स नहीं रहेगा ऑफ लेजिस्लेशन टू compete विथ लेजिस्लेचर। यानी पावर तो होगा लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर नहीं होगा गवर्नर जनरल और गवर्नर्स के पास। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो सेंट्रल लेजिस्लेचर होगा इंडिया का, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली था और काउंसिल ऑफ स्टेट था, इसको बंद कर दिया गया, इसको स्टॉप कर दिया गया 14 अगस्त 1947 को कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ब्रिटिश कंट्रोल के दौरान जो सेंट्रल लेजिस्लेचर था इंडिया का, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली था और काउंसिल ऑफ स्टेट्स था, इसको बंद कर दिया गया 14 अगस्त 1947 को कि अब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। और इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वही फंक्शन करेगा एज द सेंट्रल लेजिस्लेचर विथ कंप्लीट सोवर्निटी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था वही फंक्शन करेगा एज सेंट्रल लेजिस्लेचर विथ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, कंप्लीट सोवर्निटी।